Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about Venezuela that lost its last glacier recently. ये टॉपिक जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चंस में भी हेल्पफुल हो सकता है। करंट न्यूज देखते हैं। वेनेजुला जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसका लोकेशन यहाँ कुछ ऐसा है इन द नदर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। वहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स हुआ करते थे, क्योंकि आप देखोगे कि साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ऐसे रन करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलली रन करते हैं एंडीज माउंटेन। यहाँ पे दिखाया हुआ है एंडीज माउंटेन्स डू टर्मिनेट इन वेनेजुला। So some of the ridges of Andes Mountains are found in Venezuela as well, जिनकी हाइट लगभग 5000 मीटर होती है, तो विच इज गुड इनफ फॉर सपोर्टिंग सम ऑफ द ग्लेशियर फॉर्मेशन। वेनेजुला में ओवरऑल 6 ग्लेशियर्स मिला करते थे, बट धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण एक के बाद एक ग्लेशियर जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगे। तो नाउ ओनली वन ग्लेशियर वॉज लेफ्ट इन वेनेजुला, दैट वॉज हम्बोल्ट ग्लेशियर। और हाल फिलहाल में न्यूज निकल कर के आ रही है कि द लास्ट सर्वाइविंग ग्लेशियर ऑफ वेनेजुला फाउंड इन इट्स एंडीज रीजेस इज आल्सो नाउ लॉस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो 2011 तक 5 खत्म हो गए थे। 5 जो ग्लेशियर्स हैं वेनेजुला के, वो पूरी तरह से लॉस्ट हो गए थे। इट वाज एक्सपेक्टेड कि हम्बोल्ट ग्लेशियर विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट बिकॉज ऑफ द फास्टर रेट ऑफ मेल्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अब हम्बोल्ट ग्लेशियर भी पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है। ग्लेशियर्स क्या हैं उनके बारे में भी जरा सा ब्रीफली देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, बट लेट मी गिव अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इट। दे आर लार्ज एंड थिक मासेस ऑफ आइस, और ये ग्लेशियर्स मेनली बनते हैं बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड इट्स एक्यूमुलेशन। तो ग्लेशियर बनने के लिए 3 मुख्य कंडीशन पूरे होने चाहिए। सबसे पहले तो उस एरिया का मीन एवरेज टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। एवरेज टेम्परेचर, साल भर का एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। कभी किसी महीने में 0 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट ओवरऑल एवरेज या मीन टेम्परेचर जो है दैट शुड बी नियर फ्रीजिंग पॉइंट। उसके अलावा विंटर में जो भी प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, विंटर में जो भी प्रेसिपिटेशन यानी कि फॉल ऑफ वाटर, मॉइस्चर, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो विंटर के टाइम में नेचुरली टेम्परेचर विल बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, सो इंटायर प्रेसिपिटेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। और तीसरा कंडीशन, मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। साल भर में कभी भी टेम्परेचर कभी बहुत हाई नहीं जाना चाहिए, 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट ही होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर पूरे होंगे तो उस एरिया में ग्लेशियर बन सकता है। अभी ग्लेशियर्स डिसअपियर क्यों हो रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरल सा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। एंडीज रीजन को अगर आप देखें, ये बोला एंडीज रीजन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वेनेजुला में आकर के एंडीज खत्म हो रहे हैं। 5000 मीटर के आसपास तक की हाइट पे यहाँ पे ग्लेशियर्स बना करते थे, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस पूरे हो जाते थे। मीन एवरेज टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास, प्रेसिपिटेशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और मॉडरेट टेम्परेचर रहता था पूरे साल भर। बट ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे एंडीज रीजन में आप देखोगे कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। द एवरेज टेम्परेचर इन लास्ट 7 डिकेड्स, मतलब पिछले 70 सालों में एवरेज टेम्परेचर हैज इंक्रीज जस्ट बाई 0.1 डिग्री सेल्सियस। देखिए, सिर्फ 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है, और 5 के 5, इनफैक्ट टोटल 6 के 6 ग्लेशियर्स वेनेजुला से पूरी तरह से लॉस्ट हो गए। तो ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वेनेजुला वाला एग्जाम्पल कि 6 के 6 ग्लेशियर्स लॉस्ट हो गए, और कितना एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है एंडीज रीजन में, 0.1 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 7 डिकेड्स। तो मतलब थोड़ा सा भी rise in average temperature, a fraction of rise in average temperature can have significant impact on the ecosystems of the earth,
ये डेटा इस बात को साबित करने के लिए काफी है। तो थोड़ा बहुत भी ग्लोबल वार्मिंग होगा, इट्स नॉट जस्ट about a fraction of degree Celsius. It's more about how adversely it will impact on a larger scale over the ecosystems on the earth. तो थोड़ा सा भी फ्रैक्शनल चेंजेस का ह्यूज इम्पैक्ट हो सकता है इन नेगेटिव मैनर ओवर द इकोसिस्टम प्रेवलेंट ऑन द अर्थ। तो ये डेटा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो इंडिया के जो ग्लेशियर्स हैं मेनली हिंदू कुश रीजन में पाए जाते हैं। हिमालय से फर्दर रीजन में, ग्रेटर हिमालय से फर्दर रीजन में मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स आर फाउंड दैट आर सोर्सेस ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हिंदू कुश ग्लेशियर्स इंडिया के ग्लेशियर्स को कलेक्टिवली कह दिया जाता है। यहाँ पे उनका पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको कहा है कई दफा कि ज्योग्राफी के आंसर्स लिखते वक्त आपको मैप्स जरूर बनाने चाहिए। तो अगर इंडिया और उसके ग्लेशियर्स के बारे में प्रश्न आए तो आपको हिंदू कुश माउंटेन्स दिखा करके भारत के जो ज़्यादातर ग्लेशियर्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द पेरिनियल रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, वो आपको मैप के ऊपर दिखाना चाहिए। लेकिन अगर एक रिपोर्ट की माने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट की, तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस रेट से, अगर ये रेट कंटिन्यू रहा तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी यानी कि बाय द ईयर 2100 इंडिया विल आल्सो लूज 80% ऑफ इट्स ग्लेशियर्स। और अगर ग्लेशियर्स खत्म हो गए तो फिर रिवर्स ड्राई होने लगेंगे एंड दैट विल लीड टू एडवर्स इम्पैक्ट एज फार एज वाटर अवेलेबिलिटी इज कंसर्न, फ्रेश वाटर। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लेशियर लॉस? ग्लेशियर के नुकसान या कम होने से क्या ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ेगा? सबसे पहले तो वाटर स्कैरसिटी, हॉट ड्राई स्पेल्स ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे लोकल कम्युनिटी को इन द रीजन। जैसे अगर हिंदू कुछ माउंटेन के ही ग्लेशियर्स अगर लॉस्ट होने लगे, एग्जॉस्ट होने लगे, तो देयर विल बी वाटर स्कैरसिटी इन द मेन गंगा रीजन ऑफ इंडिया। तो गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया में वाटर स्कैरसिटी फेस करना होगा। इवन ब्रह्मपुत्र प्लेन असम के अंदर वाटर स्कैरसिटी फेस करना होगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। यू सी, जो कोल्ड वाटर रिलीज होता है ग्लेशियर से लगातार, वो डाउन स्ट्रीम जो वार्मर वाटर हैं उनको ठंडा रखने में मदद करता है। तो ऊपर से आने वाला ठंडा पानी डाउन स्ट्रीम कूल वाटर, डाउन स्ट्रीम वार्म वाटर से मिलता रहता है। और जैसे ब्रह्मपुत्र का पानी आया, इधर से गंगा नदी का पानी आया, दोनों मिक्स होकर के यहाँ मिलेगा ओशन में। तो ये दोनों वाटर जो हैं, दीज आर फ्रेश वाटर कमिंग फ्रॉम ग्लेशियर सोर्सेज। तो इस कारण से इट्स टेम्परेचर विल बी कूलर व्हेन इट मिक्सेस विद द वार्म वाटर। इट क्रिएट्स ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इकोसिस्टम हियर ऑन द कोस्ट। लेकिन जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, कूलर वाटर उतने रिलीज होंगे नहीं, एंड दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द aquatic इकोसिस्टम स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में ये कूल और वार्म वाटर के मिलने से वहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्पेशल तरीके का एल्गी डेवलप होता है विच हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ फिश पॉपुलेशन एज वेल। आपने जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जहाँ पे भी कूल एंड वार्म ओशन करेंट्स मिलते हैं वहां पे भी आप देखोगे कि फिश पॉपुलेशन हाई रहता है, ओयोसियो कुरोसियो करेंट्स एंड ऑल। तो मोर और लेस वैसी चीजें यहाँ भी बनती हैं थोड़ी बहुत। कूलर वाटर हेल्प्स इन सस्टेनिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे फिशरीज पॉपुलेशन इज ऑल्सो हाई। बट अगर ग्लेशियर जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगेंगे तो इस तरीके का एक्वेटिक इकोसिस्टम बन नहीं पाएगा। ओवरऑल फास्ट melting of glaciers will lead to sea level rise and submergence of low lying areas। लेकिन आप देखोगे तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ग्रीनलैंड आइस शीट्स एंड अंटार्कटिक आइस शीट्स, दीज आर द टू मेन आइस शीट्स या ग्लेशियर्स जिनके फास्ट मेल्टिंग के कारण सी लेवल राइज हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो वेनेजुला वाला हम्बोल्ट ग्लेशियर है इतना बड़ा साइज का नहीं था कि इसके पूरी तरह से मेल्ट होने से सी लेवल राइज हो। तो इन दैट सेंस हम हम्बोल्ट ग्लेशियर ऑफ वेनेजुला वाज नॉट सिग्निफिकेंट। बट जहां तक सी लेवल राइज की बात की जाए तो द ग्रीनलैंड आइस शीट एंड अंटार्कटिक आइस शीट्स एंड देयर फास्ट मेल्टिंग is major cause of concern because they are contributing to huge sea level rise। उसके अलावा
ग्लेशियर्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, तो टूरिज्म पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वंस द ग्लेशियर्स आर कंप्लीटली मोल्टेन अवे। कल्चरल फैक्टर, जो आसपास की कम्युनिटी जो ग्लेशियर्स के अराउंड सेटल्ड होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ कल्चरल relevance of glaciers in their life. But once the glaciers are molten away, that cultural factor will also get impacted. जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट्स, ये दो ग्लेशियर्स, बड़े आइस शीट्स, ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं इन सी लेवल राइज बिकॉज ऑफ देयर मेल्टिंग। तो कभी भी ग्लेशियर मेल्टिंग, सी लेवल राइज पे प्रश्न आए कभी भी, तो ये वर्ल्ड मैप बना करके इन दोनों ग्लेशियर्स को जरूर दिखाइएगा, ग्रीनलैंड आइस शीट एंड अंटार्कटिक आइस शीट। यूपीएससी ने साल 2021 में जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में यह प्रश्न पूछा था कि आर्कटिक आइस और अंटार्कटिक के मेल्ट होने से दुनिया भर के वेदर पैटर्न पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं। आर्कटिक रीजन की आइस, ये जैसे ग्रीनलैंड आइस शीट्स एंड ऑल, इनके मेल्ट होने से दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ता है, अंटार्कटिक रीजन से क्या असर पड़ता है इसके आइस के मेल्ट होने से। देखिए, कुछ चीजें तो कॉमन है, जैसे दोनों के मेल्टिंग से सी लेवल राइज होगा, वो तो दोनों में ही कॉमन है, लेकिन आर्कटिक रीजन के आइस मेल्ट होने से जेट स्ट्रीम्स को भी इम्पैक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे ज़्यादा असर पड़ता है, प्रेसिपिटेशन पे असर पड़ता है। जबकि अंटार्कटिक आइस शीट के मेल्ट होने से जो ओशनिक करंट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये लगातार फ्रेश वाटर रिलीज कर रहा है। व्हेन आइस शीट मेल्ट्स एट ए फास्टर पेस, इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर। दिस फ्रेश वाटर रिड्यूसेस सैलिनिटी ऑफ द सराउंडिंग वाटर, उस कारण से ओशनिक करंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ओशनिक करंट्स के ड्राइव होने में वाटर सैलिनिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बाकी तो मैंने पूरा लिख करके दे दिया है, जरूरत पड़े तो इस हिंट्स को पढ़िए और उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज यू कैन अटेम्प्ट ऑन योर ओन। सवाल सरल है, आर्कटिक रीजन में आइस मेल्टिंग से और अंटार्कटिक रीजन में आइस मेल्टिंग से कैसे दुनिया भर में अलग अलग तरीके से असर पड़ता है, ये आपको बताना है। कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें अलग है। जो अलग वाली चीजें हैं, यहाँ से बेसिकली जेट स्ट्रीम पे असर पड़ता है, यहाँ से ओशनिक करंट्स पे असर पड़ता है। नाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर ओन। The next topic is about Antarctic Parliament. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international bodies point of view. सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में, जिसका नाम है अंटार्कटिक ट्रीटी। दिस ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर 1959, केम इनटू फोर्स इन 1961। स्टार्टिंग में तो 12 देश ने मिल करके इस ट्रीटी को साइन किया था। ये उन देशों का नाम है जो दो सबसे प्रोमिनेंट साइट्स थे, यूएसएसआर एंड यूएस। तो कोल्ड वॉर के टाइम में ट्रीटी साइन हुई थी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रीटी का हिस्सा यूएसएसआर और यूएस दोनों ही थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मोर कंट्रीज ज्वाइंड दिस अंटार्कटिक ट्रीटी इंक्लूडिंग इंडिया। भारत ने इस ट्रीटी को साइन किया 1983 में। आज के डेट में टोटल 56 कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी की अगर मुख्य प्रोविजंस को देखे जाए तो ये कहता है कि जो अंटार्कटिक रीजन है, ये वाला, इस रीजन का सिर्फ पीसफुल यूज होना चाहिए। दिस बिलोंग्स टू ग्लोबल कॉमन, इट बिलोंग्स टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन कलेक्टिव मैनर। इस एरिया का सिर्फ पीसफुल यूज होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आप कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर दिए, वहां पे जाकर के आपने कोई अपना आर्मी सेंटर क्रिएट कर दिया, कोई बेस कैंप बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इस एरिया का पीसफुल यूज होना चाहिए। यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपीडिशंस किए जा सकते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस साइंटिफिक एक्सपेडिशन, वो डेटा सारे देशों के साथ शेयर किए जाएंगे दुनिया भर में। द बेनिफिट ऑफ द डेटा एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेडिशंस मस्ट बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि द अंटार्कटिक रीजन इज अ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन मतलब इट बिलोंग्स कलेक्टिवली टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड देयर हैव बीन सम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्टिंग इस एरिया में नहीं की जा सकती, रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल इस एरिया में डिस्पोज नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ चीजें हैं। डिटेल में अगर देखा जाए तो देर आर 10 पॉइंट्स, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी। अगर आप याद रख पाओ तो, नो मिलिट्री यूज बट देयर विल बी फ्रीडम फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड डेटा, एनी टेरिटोरियल क्लेम्स शुड आर पुट ऑन होल्ड, न्यूक्लियर फ्री जोन रहेगा, बट द ट्रीटी अप्लाइज टू द लैंड नॉट ऑन द सी पार्ट।
ऑल स्टेशंस ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर कंट्रीज। अगर आप कोई रिसर्च स्टेशन बनाते हैं तो वो रिसर्च स्टेशन में बाकी देश आकर के इंस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं आप वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तो नहीं कर रहे, कहीं आप वहाँ पे आर्म्स एम्यूनेशंस तो इंस्टॉल नहीं कर रहे। नेशनल लॉज विल अप्लाई टू द सिटीजन बट नॉट एरिया। तो मान लीजिए कि भारत का एक इंसान यहाँ जाता है, तो भारत के कानून उस इंसान के ऊपर लगेंगे लेकिन इस एरिया के ऊपर नहीं लगेंगे। द ट्रीटी मे बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम रिक्वायर्स यूनानिमस अग्रीमेंट ऑफ द ट्रीटी नेशंस। तो इस ट्रीटी में कभी भी बदलाव किया जा सकता है, बट बदलाव करने के लिए सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका अप्रूवल जरूरी है। एंड ऑल ट्रीटी नेशंस टू इंश्योर नो वन कैरीज आउट एक्ट्स अगेंस्ट द ट्रीटी। मतलब दुनिया का कोई भी देश जो इस एरिया में मौजूद है, अपने रिसर्च स्टेशन वगैरह बना रहा है, तो बाकी सब लोग मिल करके इस बात को इंश्योर कराएंगे कि कोई भी देश इस ट्रीटी के किसी भी प्रोविजन को वायलेट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कम से कम ये 4 पॉइंट तो अंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड याद रखिएगा ही। भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया ने ज्वाइन किया अंटार्कटिक ट्रीटी को 1983 में, और उसके बाद से इंडिया ने 3 रिसर्च स्टेशन बनाए। पहला बनाया दक्षिण गंगोत्री 1983 में, ये 1990 तक ऑपरेशनल रहा, उसके बाद इट कोलैप्स्ड, खत्म हो गया ये। फिर भारत ने बनाया मैत्री 1989 में, इट इज स्टिल ऑपरेशनल। और तीसरा फिर बनाया भारती साल 2012 में, और वो भी अभी तक ऑपरेशनल है। तो दो इंडिया के रिसर्च स्टेशन मैत्री एंड भारती आर स्टिल ऑपरेशनल इन अंटार्कटिक रीजन। एक और हम लोग रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं अंटार्कटिक रीजन में, उसका नाम है मैत्री 2, जो इस मैत्री से थोड़ी ही दूर पर होगा। और जब मैत्री विल स्टॉप फंक्शनिंग तब फिर मैत्री 2 को फंक्शनल बनाया जाएगा। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि मैत्री, द करंट रिसर्च स्टेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989, विल सीज टू ऑपरेट बाय 2029। और फिर दूसरा एक नया रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा मैत्री 2, विच विल बिकम फंक्शनल फ्रॉम 2029। अब अगर बात की जाए भारत की, तो भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन तो बनाए ही हैं। मैत्री 2 बनाने की अभी प्लानिंग चली रही है, 2029 से वो एप्लीकेबल होगा। भारत ने कानून भी पास किया था 2022 में, 2 साल पहले। उस कानून के अंतर्गत कुछ सारी स्ट्रिक्ट बातें लिखी थी ताकि हम लोग जो इंटरनेशनल आर्कटिक ट्रीटी है, अंटार्कटिक ट्रीटी है, उसको इन्फोर्स करा पाए। तो देखिए, हमारी सरकार ने अंटार्कटिक ट्रीटी तो 1983 में ही साइन कर दिया था और हम उसका हिस्सा बन गए थे। लेकिन उस ट्रीटी को इन्फोर्स कराने के लिए हमारी सरकार को लगा कि एक अलग से भारत के अंदर कानून पास होना चाहिए, तब जाकर के वो ट्रीटी इफेक्टिव तरीके से इन्फोर्स हो पाएगी। और इसके लिए भारत सरकार लेकर के आई अंटार्कटिक ट्रीटी या अंटार्कटिक एक्ट ऑफ 2022 इन ऑर्डर टू रीअफर्म इंडियाज कमिटमेंट टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लीजिए। रिक्वायरमेंट ऑफ परमिट, तो नो पर्सन इन एन इंडियन एक्सपेडिशन शैल इंटर और रिमेन इन अंटार्कटिक विदाउट परमिट। तो वहां जाने से पहले आपको परमिट लेना होगा। कॉमर्शियल फिशिंग, वहां पे फिशिंग का जहां तक सवाल है, हर एक देश को एक कोटा अलॉट किया गया कि आप इतनी ही फिशिंग कर सकते हैं। तो भारत के जो लोग हैं वहां पे अंटार्कटिक रीजन में जाएंगे रिसर्च स्टेशन में, तो वो उस कोटा को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। टूरिज्म एक्टिविटी, तो टूर ऑपरेटर्स जो हैं अब आपको अंटार्कटिक रीजन में टूर करवा सकते हैं, बट दे मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर दिस अंटार्कटिक एक्ट। तो नाउ अंटार्कटिक रीजन इज आल्सो ओपन फॉर टूरिज्म। Environmental protection, the law prohibits activities like drilling, dredging, excavation and all in the Antarctic region. And penalty provision, a law officer will be appointed to ensure that no unlawful activity takes place in the territories occupied by the Indian Research Station। तो ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून ईमानदारी से इसका पालन हो, इस चीज को इंश्योर कराने के लिए भारत में एक लॉ ऑफिसर होगा जो इस बात को गारंटी कराएगा कि मैत्री और भारती जो रिसर्च स्टेशन है वहां पे इस कानून को ठीक तरीके से फॉलो किया जाए, बिना परमिट के लोग ना जाएं, फिशिंग जो है वो अलॉटेड कोटा से ज़्यादा ना करें, टूरिज्म एक्टिविटी अगर हो भी रही है तो बिल्कुल नियम कानून के साथ हो, कोई भी ऐसे काम ना हो जिससे इन्वायरमेंटल डैमेजेस हो। करंट न्यूज़ क्या है भारत के अंदर, ये अंटार्कटिक ट्रीटी के जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनकी एक मीटिंग हो रही है।
विच इज 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM। इसको हेल्ड कराया जा रहा है इन कोची, केरला। भारत की तरफ से नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ये ऑर्गेनाइज कर रही है ये अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। हर साल ये ट्रीटी के लोग मिलते हैं। भारत में अभी अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हो रही है। कभी 1 साल पे होती है, कभी 2-3 साल का ब्रेक भी हो जाता है। तो जो टोटल 56 मेंबर कंट्रीज हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के, जो इसके सिग्नेटरी हैं, वो सब मिल करके ये अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में बैठेंगे और कुछ जरूरी मुद्दों पे चर्चा होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अंटार्कटिक रीजन एंड इट्स रिसोर्सेज। लास्ट टाइम जब इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मैकेनिज्म या मीटिंग को जब होस्ट किया था वो था साल 2007। दैट वाज होस्टेड इन न्यू दिल्ली। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about wetlands of Assam. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. सबसे पहले समझते हैं वेटलैंड्स होते क्या हैं। देखिए, वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं जो ना ही पूरी तरीके से टेरिटोरियल या आप कह सकते हैं लैंड में आएंगे, टेरिस्टेरियल रीजन में आएंगे, ना ही पूरी तरीके से वाटर बॉडी में आएंगे। तो टेरिस्टेरियल एंड वाटर बॉडीज के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होता है, जहां पे थोड़ा बहुत पानी भी रहता है बट बहुत डीप वाटर नहीं होता है, वैसे एरिया को कह सकते हैं आप वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स कैन बी डिफाइंड एज ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। वेटलैंड्स मेनली इंक्लूड्स मार्सेस, पॉन्ड्स। तो जो दलदल सा एरिया होता है वो सब उनको कहा जाता है वेटलैंड्स। सो दे आर फाउंड एट माउथ ऑफ द रिवर और लो लाइंग एरियाज दैट आर फ्रिक्वेंटली फ्लडेड। ऑल ऑफ सच थिंग्स आर नोन एज वेटलैंड। तो कोई बड़ा सा वाटर बॉडी है, कोई पॉन्ड है, तो उसके आप देखोगे कि कॉर्नर एरिया का जो रीजन होगा उसको वो थोड़ा सा मार्सी टाइप होगा, उसको आप कह सकते हो वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो वेटलैंड्स आर कंसिडर टू बी अर्थ्स किडनीज, क्योंकि वेटलैंड्स जो हैं फिर वो रेनफॉल होने वाले वाटर, रेनफॉल से आने वाले वाटर को फिल्टर करते हैं एंड दे रिचार्ज द अंडरग्राउंड एक्वीफर्स। तो पानी को फिल्टर करके, जैसे हमारे घरों में लगा रहता है ना फिल्टर, जो गंदे पानी को फिल्टर करके स्वच्छ बना करके, साफ बना करके और फिर वो हमें डिलीवर करता है, वैसे ही ये वेटलैंड्स उस फिल्टर का काम करते हैं। दैट इज वाई वेटलैंड्स आर नोन एज अर्थ्स किडनीज। वहां से वाटर को फिल्टरेट करके दे रिचार्ज द अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, जिसको फिर एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया वेटलैंड्स का। दैट इज वाई दे आर नोन एज अर्थ्स किडनीज। उसके अलावा दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन एक्टिविटीज लाइक फिशरी, एग्रीकल्चर, बिकॉज दे हेल्प इन रेगुलेटिंग वाटर टेबल। उसके अलावा वेटलैंड जो है वो कुछ बायोमास, कुछ ऐसे लकड़ियां वगैरह सपोर्ट करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स एज वेल। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म में भी और वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट। अभी वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रीटी साइन की गई है जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन। रामसार इज अ प्लेस इन ईरान और वहां पे दुनिया के देश, काफी सारे देश 1971 में इकट्ठा हुए और उन्होंने मिल करके एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की, रामसार कन्वेंशन। दैट ट्रीटी वाज साइंड ऑन 2nd February in 1971। दैट इज वाई 2nd February is celebrated worldwide as World's Wetland Day। अभी दिस रामसार कन्वेंशन इज नॉट ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नॉर इट इज पार्ट ऑफ यूएन और यूनेस्को कन्वेंशन। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जहां पे दुनिया के कई सारे देश इकट्ठा होकर के उन्होंने आपस में कमिटमेंट किया कि दे विल बी शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो भी महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रामसार ट्रीटी साइन हुई इन द ईयर 1971। किसी भी देश को अगर रामसार ट्रीटी का मेंबर बनना है तो इट मस्ट गेट एटलीस्ट वन ऑफ इट्स वेटलैंड साइट रजिस्टर्ड एज रामसार वेटलैंड साइट इन एज पर दिस कन्वेंशन। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो 80 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रजिस्टर किया गया है एज रामसार वेटलैंड साइट्स।
दुनिया भर में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड रजिस्टर करवाने वाला देश है यूके। एरिया वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया जो रामसार कन्वेंशन वेटलैंड्स के अंतर्गत आता है दैट बिलोंग्स टू बोलीविया। भारत के अंदर 80 ऐसे वेटलैंड्स हैं दैट आर रजिस्टर्ड अंडर रामसार कन्वेंशन एंड दैट इज वाई नोन एज रामसार साइट। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात की जाए तो 4 ही ऐसे वेटलैंड्स हैं जो रामसार साइट के अंतर्गत आते हैं। असम के अंदर डिपोर बिल, मणिपुर में लोकटक बिल, त्रिपुरा में रुद्र सागर एंड पाला वेटलैंड्स इन मिजोरम। अब मुझे ऐसा लगता है कि असम के अंदर वेटलैंड्स में प्रश्न पूछा जा सकता है और ये आर्टिकल बेसिकली डेडिकेटेड था वेटलैंड्स ऑफ असम पे ही। कुछ महत्वपूर्ण वेटलैंड्स के नाम याद रख लीजिए असम के अंदर, अगर आप याद रख पाए तो। और ये भी आपको याद तभी करना है जब आप इस साल का अपकमिंग एपीएससी मेंस लिख रहे हैं। तो डिपोर बिल इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट, ये तो आपको पता ही है, विच इज ऑल्सो अ रामासार साइट। इसके अलावा धीर बिल इन धुबरी, कामरंगा बिल, दलानी बिल इन बोंगाईगांव। चैलेंजेस फेस्ड बाय वेटलैंड्स इन असम, लॉस ऑफ बर्ड हैबिटेट। आप देखोगे कि वेटलैंड्स के अराउंड बर्ड्स नॉर्मली आती हैं एंड दे कम टू द वेटलैंड रीजन इन कॉन्ग्रीगेशन, एक झुंड में इकट्ठा होती है। लेकिन हाल फिलहाल में वेटलैंड्स जो है वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंक्रोचमेंट, सेटलमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, प्लास्टिक पॉल्यूशन, and that is why birds habitats are also getting fragmented, and that is why birds are also now less seen around wetlands which were the important अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, जिस कारण से टूरिज्म भी डिक्लाइन हो रहा है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है असम के जो वेटलैंड्स हैं उनके डीजेनरेशन को रोकने के लिए, डिग्रेडेशन को रोकने के लिए? सबसे पहला तो ऑफ कोर्स जनरेट अवेयरनेस अमंग्स द पीपल लिविंग इन फ्रिंज एरिया। जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनको समझाना होगा कि आप इस एरिया में पॉल्यूशन मत कीजिए, क्योंकि ये एरिया जो है एक तो आपके लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहा है मेनली। तो सबसे पहला फायदा तो आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, इस आ, जो वेटलैंड्स हैं यहाँ से कई सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, खासकर टूरिज्म रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। तो फ्रिंज एरियाज में रहने वाले लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना। उसके अलावा रीजनरेशन ऑफ सम डीजनरेटेड वेटलैंड्स, तो असम के अंदर खासकर गुवाहाटी में कुछ डीजनरेटेड वेटलैंड्स को रीजनरेट करने का प्रोग्राम लेकर के आई है सरकार, अगर आप याद रख पाओ तो फिर से अच्छा रहेगा। बोरसोला बील को रिस्टोर किया गया, सिलसाको बील को रिस्टोर किया जा रहा है। उसके अलावा वेटलैंड्स के अराउंड इको सेंसिटिव जोन डेवलप किया जा सकता है इफ दोज वेटलैंड्स आर पार्ट ऑफ एनी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए, नॉर्मली कुछ तो वेटलैंड्स इंडिपेंडेंट तरीके से होते हैं, बट मेनी वेटलैंड्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पेरीफेरी में, अक्रॉस देयर बॉर्डर, लगभग 100 मीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है एज इको सेंसिटिव जोन। दिस इको सेंसिटिव जोन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है। दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। देखिए, यहाँ तक नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीधा यहाँ से थोड़े आगे बढ़ करके पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज तो नहीं अलाउ की जा सकती ना, अदरवाइज इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स इकोसिस्टम। इसीलिए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाउंड्री के कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी यहाँ पे फ्रेजिलिटी है। तो जहाँ पे फ्रेजिलिटी कम है वहाँ पे ये डेप्थ भी कम रहता है इको सेंसिटिव जोन का, जहाँ पे फ्रेजिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे डेप्थ भी ज़्यादा रखा जाता है इको सेंसिटिव जोन का। तो इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड देयर डेप्थ कैन वैरी फ्रॉम 100 मीटर टू 10 किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेजिलिटी ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो इको सेंसिटिव जोन है दैट दे आर डिक्लेयर्ड एज पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी एसोसिएटेड कई सारे वेटलैंड्स होते हैं। उन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड वेल डिफाइंड शॉक एब्जॉर्बर फॉर्म में इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर किए जाने चाहिए, तब जाकर के हम लोग वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इको सेंसिटिव जोन्स के ऊपर जीएस पेपर 3 में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या है वो, इनका क्या फायदा है, क्या एक्टिविटीज वहां पे रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो आप ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए अपने इन्वायरमेंट क्लास के नॉलेज के बेसिस पे। जरूरत पड़े तो ये हिंट्स भी आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल टी डे।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आज है 21 मई और 21 मई को हम लोग दुनिया भर में मनाते हैं इंटरनेशनल टी डे। तो 2015 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पहली मीटिंग की, जहां पे उसने रेकमेंड किया कि पहली मीटिंग इस डायरेक्शन में की, टी को एक इंटरनेशनल बेवरेज बनवाने के लिए 21 मई को उसने प्रपोज किया एफएओ ने, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, कि हम लोग 21 मई को इंटरनेशनल टी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये प्रपोजल एफएओ की तरफ से आया 2015 में कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए, ताकि टी एक इंटरनेशनल बेवरेजेस बन जाए। लेकिन इस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिला 21 नवंबर 2019 में, और फिर 21 मई 2020 को पहला इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया। तो दैट इज वाई 2024 में जो आज का दिन है वो हो जाता है 5th इंटरनेशनल टी डे। टी की अगर बात की जाए, वैसे तो असम इकोनॉमिक क्लास में मैं असम टी वगैरह ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, बट यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ। असम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन बाय प्रोडक्शन। असम का टी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी काफ़ी ब्रिस्क रहता है, माल्टी फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट कलर। असम टी के अंदर कैफीन एंड थीनिन बोथ आर फाउंड, विच इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग आवर कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब मेंटल फंक्शन को सपोर्ट करता है कैफीन एंड थियानिन, और दोनों ही केमिकल्स मिलते हैं, नेचुरल केमिकल्स मिलते हैं असम टी के अंदर। साइंटिफिक नेम असम टी का है कैमेलिया सेनेसिस वैरायटी असामिका। असम के अंदर जो टी है वो दो फॉर्म में मिलता है मेनली, सीटीसी जो नॉर्मली घरों में दिखता है, दूसरा ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी जो ऐसे पत्ते जैसा होता है, ड्राई लीव जैसा होता है। असम का जो ऑर्थोडॉक्स टी है इट गॉट जीआई टैग इन 2007। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है क्रश टीयर कर्ल। तो लास्ट टू लास्ट एपीएससी प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था कि जो सीटीसी टी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। आंसर वुड बी क्रश टीयर एंड कर्ल। असम के अंदर अगर टी के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात की जाए तो साल 1823 में रॉबर्ट विलियम ब्रूस नाम के एक स्कॉटिश ट्रेडर ने ही केम टू नो अबाउट टी फ्रॉम मनीराम दीवान। बेसिकली मनीराम दीवान जी ने रॉबर्ट ब्रूस को मिलवाया था विथ सिंगपो ट्राइब चीफ बेसागॉम, और वहीं से रॉबर्ट ब्रूस गॉट टू नो अबाउट टी एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी इन असम। ये भी हिस्ट्री आप जानते ही होंगे, चिन्मो सर ने आपको पढ़ाया ही है। 1823 में रॉबर्ट ब्रूस को मिलवाया मनीराम दीवान जी ने सिंगपो चीफ बेसागॉम से, जिसके बाद रॉबर्ट ब्रूस को टी के बारे में पता चला एंड देन ही स्टार्टेड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि टी के 200 साल पूरे हो गए हैं, कॉमर्शियल टी प्रोडक्शन के 200 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि टी के ऊपर इस साल मेंस में प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। और भी फैक्ट्स रट लेंगे, बाकी तो जो असम इकोनॉमी की क्लास होगी वहां तो मैं पढ़ाऊंगा ही। असम टी कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1839। टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट was created at Jorhat in 1911. Guwahati Tea Auction Center, which has seen largest volume of CTC tea auction in the world, was started in the year 1970. देखिए, इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है 21 मई को, लेकिन नेशनल टी डे है, नेशनल चाय डे या टी डे इज ऑन 21 सितंबर। ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉमर्शियल टी प्रोडक्शन ऑफ असम के 200 साल पूरे हो गए हैं, इस कारण से मुझे लगता है कि इसके ऊपर मेंस में प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एंड इसरो इज कोलैबोरेटिंग विथ जैक्सा फॉर इट्स लूपेक्स प्रोग्राम, और ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।